ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ವು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದವು. ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ರು. ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಖಭಂಗ ಇದು ನಿರೀಕ್ಷಿತವೇ. ಆದರೆ ಮಣಿಪುರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯನ್ನ ಶತಾಯಗತಾಯ ಮಾತಿಗೆ ಎಳಿಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ರು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕೆದಕಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋದಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2018 में भी जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है. ये मैंने उस दिन भी कहा. जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे. और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली. विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है. और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे. और इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की. और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है. ये हाल है आपका. और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे. और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है. इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं. अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी. थोड़ी मेहनत कीजिए. और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए. 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना. 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग. क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है. आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं. मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है. हाँ, और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा. एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है. 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया. 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी. आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था. और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का तो हुआ क्या. हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया. ये एचएएल को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी. क्या कुछ नहीं कहा गया था एचएएल के लिए. और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था. और एचएएल तबाह हो गया है, एचएएल खत्म हो गया है. भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है.
ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था एचएएल के लिए। आज एचएएल सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। एचएएल ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोपों के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज एचएएल देश की आन बान शान बन के उठ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था। एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। आज मैं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है। और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। लेकिन कांग्रेस के सहयोगी दल, तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री ने कहा है, इंडिया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इंडिया उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके मुताबिक तमिलनाडु तो भारत में है ही नहीं। जिस राज्य ने हमें राजा जी दिए, जिस राज्य ने हमें कामराज दिए, जिस राज्य ने हमें एमजीआर दिए, जिस राज्य ने हमें अब्दुल कलाम दिए, आज उस तमिलनाडु से इस स्वर सुनाई दे रहे हैं। अंदर ही अंदर ऐसे लोग हो जो अपने देश के अस्तित्व को नकारते हो, तो आपकी गाड़ी कहां जाकर के रुकेगी। ये लोग, ये घमंडिया गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है, भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्टीकरण की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कभी भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है। ये लोग
ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ, ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. मणिपुर ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया, अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। वहां की माताओं बहनों बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। यहाँ सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है, सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते, और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं, जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। मैं हैरान हूं, और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। जब मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए, और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये गैंग, ये नारा लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो ये कहते हैं। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया, अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया, महिलाओं के साथ। ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಮೋದಿ ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಇತ್ತು, ಮಣಿಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಪ್ರಧಾನಿ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆಗಳು, ಮಣಿಪುರ ಅನ್ನೋ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೋದಿಯವರ ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದವು. ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ರೆ ಮೋದಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ರು. 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಣಿಪುರ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೋದಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.